प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास में एक सुंदर सा मोड़ आ गया है और वो मोड़ आया है अशोक, आलोक और अलका ने जब अपने ही उद्यान के अंदर आए हुए उस वृद्धा की मीठी वाणी से आदर सत्कार करने के साथ उसके मन को अपनी ओर हठात आकृष्ट कर लिया और एक अपनापन अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने उस वृद्धा को ये जता दिया कि तुम यहाँ पर परदेसी नहीं हो, तुम यहाँ की ही हो। इतनी जल्दी वे उनके साथ में घुल मिल गई। फलस्वरूप बातों ही बातों में उस वृद्धा ने कहा कि अशोक, तुम अपने इस उद्यान के अंदर 12 ही मास फल देने वाले ऐसे वृक्षों के बीजों का बीजारोपण क्यों नहीं कर देते? अशोक ने अभी तक ऐसे फल नहीं देखे थे। उसने कहा, आप क्या बात करती हो? भला ऐसे भी फल होते हैं जो 12 ही मास पैदा हो? वे कहाँ मिलेंगे? वृद्धा ने कहा, ये तो मैं नहीं जानती हूँ वे कहाँ मिलेंगे, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ऐसे फल होते हैं और इस नगर के अंदर यदि वे फल तुम्हारे इस उद्यान के अंदर लग जाए, मिलने लग जाए, तो शायद इस नगर में तुम्हें सब कुछ पहचानने लग जाएंगे, सभी लोग जानने लग जाएंगे। बस अशोक के मन के अंदर उन बीजों को लाने की उत्कंठा जागृत हो गई। उसने मौसी से कहा, अर्थात चतुरा से कहा कि मौसी, मुझे ऐसे 12 ही मास जो फल देते हो ऐसे वृक्षों के बीजों का बीजारोपण अपने उद्यान के अंदर करना है, तो मुझे परदेश जाने की अनुमति दो। चतुरा ये सुनते ही उसने कहा कि अशोक बेटा, तुम्हारी अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ये सोच के कि पढ़ाई का नाम लूंगी तो शायद ये विदेश जाने का, परदेश जाने का विचार जो है त्याग देगा। पर अशोक ने उसके इस तीर को भी, अर्थात जो प्रस्ताव रखा था शिक्षा का, काट दिया, ये कहकर कि मौसी 7 दिन हो गए, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। भला 7 दिन से मैं जा रहा हूं क्या आचार्य सरस्वती पुत्र जी के वहां पर? अब तो मुझे जाने दो। भांति भांति से अशोक को चतुरा ने समझाने की चेष्टा की, पर जिद में अड़ गया था अशोक। उसके दिलो दिमाग में बस ऐसे ही बीजों को लाने का एक धुतुर घुस गया था। ठान लिया था कि नहीं, मैं तो ऐसे लाके ही रहूंगा। पूरे नगर के अंदर, मेरे उद्यान के अंदर ही वे फल मिलेंगे। अब चतुरा क्या करती? राजहट, बालहट, दोनों हट थे, दोनों का समन्वय हो चुका था। भला चतुरा की कब तक चलती? फिर भी उसने भरसक प्रयास किया समझाने का, हर कोशिश की, पर अशोक टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि मौसी, मैं अभी 18 साल का हो गया हूं, बच्चा नहीं रहा हूं, और जब तक बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं घूमूंगा, बाहर का एक्सपीरियंस नहीं लूंगा। आप जो कह रहे हो ना कि तुझे अनुभव नहीं है, तू बाहर जाके क्या करेगा, कैसे करेगा, लोग अलग अलग तरह के विचारों वाले होते हैं, उनके साथ कैसे वार्तालाप करेगा? माँ मौसी, जब तक मैं नहीं जाऊंगा मुझे इस बात का ज्ञान कैसे आएगा? इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बस मैं फटाफट उन बीजों को लेके आता हूं और फिर देखो अपने उद्यान की धमाल कैसी होती है। पूरे नगर के अंदर सिर्फ हमारी चर्चा होगी।
चतुरा सोचने लगी कि भावी राजकुमार है, भावी राजा है इंद्रपुर नगरी का, पैदल तो मैं इसे नहीं जाने दूंगी। चलो जाके राजा के पास से एक घोड़ा तो भी मंगा लेती हूँ। सोचा कि राजा से एक घोड़ा मांगूंगी तो कैसे क्या होगा, राजा देगा क्या, यही सोचेगा ये तो माली पुत्र है और इसके लिए क्यों घोड़ा दूं। उसने राजा के पास जाने का विचार त्याग दिया। सोचा कि मैं ही इसे घोड़ा ले देती हूँ, पर इतना पैसा कहाँ से आएगा, यदि घोड़े के लिए सारा पैसा खर्चा कर दूं तो रास्ते में पाथे क्या दूंगी। उसने वो भी विचार त्याग दिया और सोचने लगी अब क्या करूं। इंद्रपुर का भावी नरेश पैदल ही विदेश के लिए निकलेगा, इस बात का उसे बहुत दुख था। फिर भी उसने कुछ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की, राजकुमार अशोक को देने के लिए उसका पाथे तैयार किया, 2 सुंदर जोड़ी वस्त्र उसने नए बनाए और विदाई का समय आया तो सभी रो रहे थे, सबसे ज्यादा चतुरा रो रही थी। इन लोगों को ऐसा ही लगा कि ये तो प्रेम है मौसी का, पर प्रेम तो था ही, पर साथ साथ ये भी विचार था कि कैसी विधि की विडंबना है जो आज घोड़े के बजाय पैदल ही यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। विधि को यही मंजूर था और राजकुमार अशोक शनै शनै मंथर गति से एक गांव से दूसरे गांव, वे बीज कहाँ मिलेंगे, बीजों के विषय में जानकारी लेते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। पर दोस्तों किसी ने भी राजकुमार अशोक को समीचीन उत्तर नहीं दिया उन बीजों के बारे में। हाँ, हमने भी सुना तो है पर पता नहीं वे कहाँ मिलेंगे। राजकुमार दोस्तों धीरे धीरे बढ़ता हुआ करीब 12-13 दिन के पश्चात एक समृद्ध नगर था। समृद्ध नगर का अभिप्राय है धन धान्य से अत्यंत समृद्ध। उस नगर का नाम था देवपुर। जैसे इनके नगर का नाम था इंद्रपुर, तो ये देवपुर था। देवपुर में पहुंच गया। देवपुर की सुरक्षा व्यवस्था भी अत्यंत चौकेबंद थी, चुस्त थी। जगह जगह पहरेदार घूमते रहते थे, कड़ी पहरा। वहां के लोग भी ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। 1-2 लोगों से इसने सवाल भी पूछा कि भाई ऐसे बीज मुझे चाहिए तो कहाँ मिल सकते हैं आपके नगर के अंदर। तो लोग सुनी अनसुनी कर देते, उसका कोई जवाब ही नहीं देते। ऐसा भी नहीं कि हमें नहीं पता, इतना भी नहीं बोलते। इसे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पर उस नगर की स्थिति कुछ अलग ही थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की धमकी दे दी थी। जैसे अभी रूस और इनका युद्ध चल रहा है। दोस्तों, एक दूसरे की जगह को हड़पने के लिए, एक दूसरे के राज्य के ऊपर अपना शासन, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लोग निरपराध प्राणियों की भी मौत के घाट में, उनको कराल काल के गाल में पहुंचाने में भी डरते नहीं हैं। कितने पापों का, कर्मों का बंध करते हैं। यूक्रेन एक छोटा सा राज्य होते हुए भी उससे टक्कर ले रहा है। अपने अस्तित्व को मिटने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं माफी मांग लूं या और कुछ कर लूं, मैं छोटा हूं तो चलो क्या बिगड़ता है, पर नहीं, अपने अहम पे जो ठेस पहुंची है उसको वो तिलमिलाकर उठा है और बराबरी की फाइट दे रहा है। खैर दोस्तों, यही स्थिति थी कि देवपुर के राजा को भी पड़ोसी राज्य ने चेतावनी दे दी थी कि कभी भी हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। फलस्वरूप सुरक्षा व्यवस्था एकदम तगड़ी कर दी गई थी। एक को उसने फिर से पूछा कि भाई, मैं परदेश से आया हूँ, दूसरे देश से आया हूँ और मैं माली पुत्र हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पे 12 मासी फल उगने वाले ऐसे वृक्षों के बीज मिल सकते हैं क्या?
एक गुप्तचर जो घूम रहा था साधे वेश में, उसने देख लिया। उसे लगा कि माली का पुत्र तो नहीं दिख रहा है, शक्ल सूरत से तो एकदम तेज चमक रहा है इसके चेहरे पे। उसने कहा नजदीक आकर के, भाई तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं माली पुत्र हूँ, सेवाराम का बेटा हूँ, इंद्रपुर नगरी से आया हूँ। क्या चाहते हो? बस कि मेरे को ऐसे ऐसे बीज चाहिए अपने उद्यान के अंदर लगाने के लिए। तुम माली पुत्र तो लगते नहीं हो। अशोक हंसते हुए कहा, तो फिर मैं क्या लगता हूं? तुम तो किसी राजकुमार से कम नहीं लगते हो। देखो तुम सच सच बताओ, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हें राजा के पास लेके जाऊंगा, तुमने यदि सही और समीचीन उत्तर नहीं दिया तो। उसने कहा मैं सही बोल रहा हूं, चाहे तुम मेरे को राजा के पास लेके चलो, मैं वहां पर भी यही बोलूंगा जो आपको बोल रहा हूं। भरसक प्रयास किया इसने सच उगलवाने का, पर जो सच था अशोक तो वही बता रहा था ना। पर इस सच के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, और विश्वास करने जैसा था भी नहीं, क्योंकि उनको देखकर, अशोक को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि माली पुत्र है। अंततोगत्वा अशोक को लेकर यह गुप्तचर राजा के पास पहुंच जाता है और राजा से कहता है कि इस तरह से ये लोगों से पूछ रहा था, मुझे शंका हुई कि ये कहीं ना कहीं हमारे राज्य की गुप्त मंत्रणा को, गुप्त स्थिति को जानने के लिए परदेश से ही आया होगा, इसलिए मैं आपके पास इसे लेकर आया हूं। राजा ने पूछा उसे कि आप कौन हो? अशोक ने कहा मैं अशोक हूं, माली पुत्र हूं। राजा बहुत हंसा। कहां से हो? इंद्रपुर नगरी से आया हूं। क्यों आए? इस तरह के 12 मासी फल देने वाले वृक्षों के बीजों को लेने के लिए आया हूं। भला तुम उन बीजों का क्या करोगे? कहा ना मैं माली पुत्र हूं तो अपने उद्यान के अंदर लगाऊंगा। अच्छा तुमने कुछ पढ़ाई वगैरह भी की है? हाँ। किसके पास? इंद्रपुर नगर के अंदर ही, मेरे ही उद्यान से लगे आचार्य सरस्वती पुत्र के पास। अच्छा क्या क्या पढ़ा है तुमने? इसने सब कुछ सहज भाव से, सरलता से बता दिया। मैं अस्त्र शस्त्र सभी जानता हूं, अश्वारोहण करता हूं, धनुर्धर हूं, धनुर्विद्या भी मैंने सीखी है, गदा चलाना आता है। राजा बहुत हंसा। भला माली पुत्र का इन अस्त्र शस्त्रों से क्या काम? इसका जवाब राजकुमार अशोक के पास नहीं था। वे बोला माली पुत्र ये सब सीख ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा राजन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है। पर यह सच भी नहीं है कि तुम माली पुत्र हो। तुम्हारा मुखमंडल, तुम्हारी भाषा शैली, भाषा में कितनी शिष्टता है, दीनता नहीं है। राजा मनी मन सोच रहा था यदि माली पुत्र रहता तो हुजूर अन्नदाता इस तरह से वार्तालाप करता। पर इसकी वाणी के अंदर कितनी शिष्टता है, दीनता नहीं है, अधीरता नहीं है, ठाम बोलता है, डरता नहीं है, घबराता नहीं है। राजा ने कहा देखो तुम्हारे प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है, क्योंकि तुम एक शिष्ट हो, तुम्हारे वाणी के अंदर भी शिष्टता प्रदर्शित हो रही है। पर यह भी सच है कि तुम माली पुत्र नहीं हो, तुम्हें काल कोठरी के अंदर में डालने का आदेश दे रहा हूं। और त्वरित आदेश देने के लिए उन्होंने कारावास के एक सिपाही को बुलाया और कहा कि इन्हें अलग से, जो दूसरे कैदी है उनके बीच में ना रखा जाए, सेपरेट अलग से इनको एक कोठरी दी जाए, इनके खाने पीने की भी व्यवस्था अच्छे से की जाए, सोने की भी व्यवस्था अच्छे से की जाए। जो दूसरों के साथ में व्यवहार होता है वैसा व्यवहार इनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुलीन और शालीन घर का दिखता है, पर शायद
संकोच कर रहा है बताने के अंदर, और लड़के को कहा कि देखो, जब तुम सच बोलने की तैयारी में तत्पर हो जाओ और तुम्हें लगे कि नहीं अब मैं अपना सच सामने रख देता हूँ राजा के पास, तो मेरे पास आ जाना, उसी दिन तुम्हें मैं काल कोठरी से आज़ादी दिला दूंगा। तब तक तुम काल कोठरी में ही रहोगे, जेल के अंदर ही रहोगे। अब अशोक क्या करता? अशोक के पास दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोल ही नहीं रहा था। वो जानता था कि मैं तो सेवाराम का ही लड़का हूं, क्योंकि सेवाराम भी जब नहीं जानता था कि किसका पुत्र है, तो भला ये कहां से जानेगा मैं मेरे असली माँ बाप कौन है। और सेवाराम तो चल बसे थे। अब क्या करेंगे? अशोक को मजबूरन चुपचाप उस सिपाही के साथ जेल के अंदर जाना पड़ा। प्रतिदिन इधर चतुरा सोचती कि अशोक आ जाएगा, कल आएगा। सभी, आलोक भी और अलका भी अपने भाई का इंतजार कर रही थी। प्रातःकाल आशा की किरण सूरज की किरणों के साथ साथ इनके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होती कि आज अशोक आएगा, पर जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाता, ये आशा की किरण निराशा के अंदर परिवर्तित हो जाती। दोस्तों, ऐसे करते करते 4 महीने व्यतीत हो गए, पर प्रतिदिन जो सोचने वाली चतुरा थी कि आज तो 100% अशोक आएगा, वो रह ही नहीं सकता इतने दिन तक। पर अशोक कहां से आता? उसे तो जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। आलोक, जो कि अभी तक पढ़ाई कर रहा था, उसका विद्याध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ था। इस तरह से मौसी की चिंता और बहन का उदासीन चेहरा वो बार बार देखता, तो एक दिन उसने कहा कि मौसी, मुझे इजाजत दो, मैं भैया को खोज के लाऊंगा, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। चतुरा ने तो हृदय पर हाथ रखते हुए कहा कि आलोक, तुम बोल क्या रहे हो? बड़ा भाई तो चला ही गया, तुम चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? किसका मुंह देखकर जिएंगे? उसका सुनना ही था कि अलका तो रोने लगी। हाँ भैया, मौसी सही कह रही है, आप छोड़कर हमें मत जाइए। आलोक ने कहा, दीदी मैं यूं गया और यूं आया, बस ऐसी चुटकी बजाई उन्होंने। पर चतुरा तैयार नहीं थी उसे इजाजत देने के लिए। उसने कहा, अभी तक तुम्हारा विद्याध्ययन भी पूरा नहीं हुआ है मौसी, विद्याध्ययन के पहले आवश्यक है मैं अपने भाई की खोज करूं। अरे इतना आसान है क्या भाई की खोज करना? पता नहीं हो किस देश में होगा, किस दिशा में होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और कहां से तुम उसे ढूंढोगे? तुम तो बोल रहे बस ऐसे गया और ऐसे आया, यूं गया और यूं आया। इतना आसान नहीं है मौसी। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, भैया को नहीं ढूंढूंगा, तब तक मैं कैसे उन्हें ला पाऊंगा? आप ये तो सोचो। और क्या मेरा कर्तव्य नहीं है मैं अपने भाई की खोज करूं? क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे कर बैठ जाएंगे? चतुरा क्या जवाब देती? विधि का कैसा खेल है दोस्तों। कितनी दिक्कतें और कितना परिश्रम करना पड़ रहा है चतुरा को, पर चतुरा अभी तक इस राज को राज ही बनाए रखी है। और इधर रसीली और कंचना के घर में तो घी के दिए जल रहे हैं, क्योंकि प्रीति अब एकांतवास में रह रही है। राजा तो छोड़ो, दासियां भी उसके पास कोई जाती नहीं है, ऐसी हालत उसकी हो गई। कृशकाय हो गई, अस्थि पंजर का एक ढांचा सा दिखने लग गया है। क्या दोस्तों, अब आलोक भी अपने ज्येष्ठ भ्राता अशोक को ढूंढने के लिए जिद पकड़कर परदेश चला जाएगा? क्या वो वापस सचमुच में उसे ढूंढकर लाएगा, या वो भी गायब हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा? ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल फिर इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।